अब इनिशियली गुरुजी 4 दिन का प्लान बना के गए थे नैनीताल जाने का। तो चौथे दिन गुरुजी ने सबको कहा कि चलो सारे लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो एंड विल गो बैक। हम सब ने अपने अपने कपड़े पैक कर लिए और हम सब नीचे आ गए जहाँ गुरुजी वेट कर रहे थे, जहाँ पे वो बसेस वगैरह ने आना था। जब हम सब पहुंच गए अपना लगेज लेके, गुरुजी कहते हो यार जान नो दे जी नहीं करता, वाली बढ़िया जगह है। तो गुरुजी ने संगत के चेहरों की तरफ देखा, फिर रुक जिए थोड़े दिन और हम तो जी खुश। हमें पता था कि दिल्ली जाके तो गुरुजी के दर्शन भी नसीब नहीं होते, कभी हमें ऊपर बैठना होता है हॉल में, कभी गुरुजी आते हैं बड़े मंदिर, कभी नहीं आते, कभी दर्शन होते हैं। दर्शन होते थे 4 दिन 4 days a week, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन इतनी पास से गुरुजी को देखना, इस तरह से गुरुजी के साथ बैठना, ऐसे वो वाली चीज नहीं होती थी दिल्ली में। दिल्ली में बहुत ही फॉर्मल रिलेशन होता था गुरुजी के साथ, इतना इनफॉर्मल तो वहाँ नैनीताल में ही मिल सकता था। तो वी वर मोर देन हैप्पी टू से यस, सारी संगत ने हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, फिर एक हफ्ता और रुक जाने। और हम तो जी जितने स्लो हम अपने लगेजेस पैक कर आके लाए थे, उससे कहीं 3 या 4 टाइम स्पीड से हम लोगों ने अपने लगेज उठाए और वापस अपने अपने रूम्स में भाग गए। हम तो रुक रहे हैं गुरुजी के साथ, और बहुत खुश हुई सारी संगत। होना ही था, गुरुजी के साथ रुकने का मौका ही कहाँ मिलता है। अब गुरुजी ने एक नारंग अंकल हुआ करते थे, उनको और आंटी को, उनकी वाइफ को आदेश दिया कि जाओ तुम लोग सिंगला आंटी को और अरविंद को भी लेके आओ दिल्ली जाके। गुरुजी ने कहा कि उनको दिल्ली अपने घर बुला लेना, क्योंकि वी यूज्ड टू स्टे इन नोएडा। तो गुरुजी ने कहा कि उनको दिल्ली अपने घर बुला लेना और वहां से उनको बोलना कि पैकिंग करके आए हफ्ते भर की, और वहां से उनको लेके मेरे पास आ जाना। तो गुरुजी ने स्पेशली नारंग अंकल आंटी को भेजा मम्मी और अरविंद को लेके आने के लिए, दिल्ली से, नोएडा से इनफैक्ट। तो ऐसे ही उन्होंने किया जैसे गुरुजी का आदेश था। उन्होंने मम्मी और अरविंद को कॉल कर दी थी, वो लोग अपना लगेज वगैरह पैक करके नारंग अंकल आंटी के घर पहुंचे और फिर वहां से वो बिठा के इनको नैनीताल गुरुजी के पास लेके आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा था गुरुजी के साथ। अच्छा वेदर होता था, गुरुजी कभी कुछ करवाते थे कभी कुछ करवाते थे। बट ये था कि कभी गुरुजी आसन पे होते थे और कभी गुरुजी अपनी कॉटेज में होते थे। तो हम लोग बीइंग वेरी नॉटी एट दैट एज, अर्ली 20s, हम लोग कभी टाइम निकाल के भाग भी जाया करते थे रिजॉर्ट से। एक ही मार्केट होती थी वहाँ रामगढ़ के रिजॉर्ट के पास, विच यूज्ड टू बी 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्योंकि वहां पे चढ़ाई थी, स्टेप्स भी थी, स्टेयर्स भी थे, बहुत टाइम लग जाता था उस मार्केट तक जाके वापस आने में। तो अब तफरी का और कोई टाइम होता नहीं था। जब गुरुजी आसन पे नहीं होते थे तभी सोचता था कि चलो कुछ तफरी कराते हैं, कुछ एक्सप्लोरिंग कराते हैं। आसपास पहाड़ थे, कभी हम पहाड़ों में निकल जाया करते थे। एक आध बार हम रास्ता भी भूल गए पहाड़ों में, लेकिन फिर वही गुरुजी की मेहर से वापस मिल ही जाता था। और वो रिजॉर्ट भी ऐसा था कि इट यूज्ड टू बी वन ओनली रिजॉर्ट, तो वो बहुत दूर दूर से भी नजर आता था हाइट्स से कि हाँ वो रहा रिजॉर्ट। तो एक्चुअली हम लोग भूल भाल के वापस पहुंच ही जाया करते थे। गुरुजी की मेहर तो थी, उनकी मेहर के बिना तो हम वैसे ही नहीं पहुंच सकते थे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी आसन पे नहीं थे, एंड एज आई सेड ज्योति दीदी गुरुजी के एल्डर ब्रदर की बेटी, और सोनिया गुरुजी के यंगर ब्रदर की बेटी, और मैं, हम तीनों बैठे हुए थे। हमने कहा गुरुजी तो है नहीं आसन पे, चलो थोड़ी देर मार्केट घूम के आते हैं। अब हम तीनों ने प्लान बनाया, हम तीनों खड़े हो गए और चलने लगे जैसी। तो मम्मा आए पीछे से, मम्मा कहते कहाँ जा रहे हो? हमने कहा यहीं ऐसी आसपास ही जा रहे हैं। मम्मी कहते चलो मैं भी चलती हूँ। हमने कहा ठीक है आप भी चल लो। अब हम लोग चले गए वहां से। जैसी स्टेयर्स उतरे हम, ओ माय गॉड, सामने से गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी के साथ 3-4 संगत के लोग और थे, और सामने से, बिल्कुल सामने से चलते हुए गुरुजी आ रहे थे। हमारी तो जी हवाइयां गुल, हमारी सिट्टी पिट्टी गुल। हमने कहा अच्छी वाली डांट पड़ेगी, गुरुजी बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे पूछ के जा रहे हो तुम लोग, ऐसे उठ के कहीं भी चल पड़ते हो। हमने कहा डांट पड़ेगी। अब सोनिया भी यही बोलने लगी डांट पड़ेगी डांट पड़ेगी, और ज्योति दीदी भी बोलने लग गए कॉन्टिन्यूसली आज तो अच्छी वाली डांट पड़ेगी। और मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैं वापस स्टेप्स की तरफ भागने लग गई रिजॉर्ट की, कि मैं चढ़ के वापस चली जाती हूँ इससे पहले कि डांट पड़ जाए। मम्मी ने मुझे पकड़ के खींचा। मम्मी कहती पागल, गुरुजी आ रहे हैं सामने से, अब गुरुजी ने देख तो लिया ही, तो पीछे क्यों भाग रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगता।
अब मैं वापस तो आ गई, लेकिन उस टाइम सीरियसली हमारा ये हाल हो रहा था कि धरती फट जाए और हम चारों के चारों धरती के अंदर समा जाए। गुरुजी को फेस करने से बेटर है वो चीज। अब हम थे क्लिफ वाली साइड पे और गुरुजी थे पहाड़ी वाली साइड पे। उस रास्ते में एक नैरो सी रोड होती है वहां पे, उस रोड पे गुरुजी पहाड़ी वाली साइड पे थे और हम क्लिफ वाली साइड पे। और हम पीछे पीछे हुए जा रहे हैं, पीछे हुए जा रहे हैं, इस होप में कि शायद गुरुजी हमें क्रॉस करके निकल जाए बिना हमें नोटिस किए, विच वॉज टोटली इम्पॉसिबल। हमें पता था कि गुरुजी देख चुके हैं ऑलरेडी एंड ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स अस, लेकिन फिर भी वन वेग होप कि शायद गुरुजी बिना कुछ कहे क्रॉस करके चले जाए। और हम सारे के चारों बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक होके ऐसे सर झुका के खड़े हुए हैं और आंखों में डर कि अब तो लग गया मतलब अच्छी वाली क्लास लगेगी। और वही किया गुरुजी ने। जैसे ही गुरुजी पास में पहुंचे, गुरुजी पूरी रोड क्रॉस करके अकेले ही हमारी तरफ आए। हमारे सामने आके गुरुजी बिल्कुल खड़े हो गए, बहुत पास आ गए थे गुरुजी। गुरुजी ने कहा कित्थे चलिया? कोई आंसर नहीं, चारों के चारों आंखें झुकी हुई, मुंह बंद, और डर के मारे हम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल्ली। और गुरुजी पूछ रहे हैं, किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। मम्मी ने मुझे कोहनी मारी कि गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं, बोल दे, क्योंकि मम्मा को तो पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, हमने बताया ही नहीं था, हमने कहा था ऐसे आसपास जाके आ रहे हैं। मम्मी ने मुझे कोहनी मारी, मैं कहाँ बोलने की हालत में, चुप, बिल्कुल चुप। गुरुजी ने फिर पूछा कित्थे चलिया? नो आंसर। अब गुरुजी समझ ही गए थे कि इन्होंने तो कोई जवाब देना नहीं, इनके साथ बत्ता बच्ची करने को कोई फायदा नहीं है। गुरुजी ने कहा बब्बू भैया को आवाज लगाई। गुरुजी ने, बब्बू भैया के हाथ में एक लिफाफा था। ही वॉज वन ऑफ दोस 4 पीपल हु वर अकम्पनिंग गुरुजी। उनके हाथ में एक लिफाफा था। गुरुजी ने कहा ओ एना नु प्रसाद दे। बब्बू भैया आए, उन्होंने प्रसाद का लिफाफा खोला, उसमें से समोसे की फ्रेग्रेंस इतनी तेज, हमने कहा वाह समोसे का प्रसाद मिल रहा है। उन्होंने सबसे पहला समोसा निकाला और मम्मा के हाथ में रख दिया। अब मम्मी ने उनको धीरे से कहा कि बेटा ऐसा कर, आधा आधा दे दे। मम्मी ने सोचा कि गुरुजी पूरी संगत के लिए प्रसाद लाए होंगे, पता नहीं किस किस के लिए प्रसाद लाए होंगे, हम यहाँ बीच में टपक पड़े तो गुरुजी ने हमें प्रसाद देने के लिए कह दिया, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि हम सारे इसी में से शेयर कर लेंगे, ये बोला मम्मा ने। गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी कहते और नहीं, सबनो एक एक देना है। तो गुरुजी ने सबको एक एक समोसा दिलवाया और गुरुजी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ गए। हमारी तो सांस में सांस आई कि चलो अच्छा, डांट खाने से तो बच गए, प्रसाद और मिल गया, हम खुश बड़े। हमने फटाफट अपना प्रसाद खाया चलते चलते ही, और हम बढ़े जा रहे हैं मार्केट की तरफ। हमने कहा हम निकले हैं तो यार एक चक्कर तो लगा ही आते हैं। हम फटाफट मार्केट की तरफ निकल गए, गुरुजी रिजॉर्ट की तरफ निकल गए। अब जैसे ही गुरुजी स्टेप्स ऊपर चढ़ने लगे तो हमने देखा कि 3 और लड़कियां अपनी संगत में से नीचे आ रही थी। गुरुजी ने उनको भी प्रसाद दिलवाया रुक के, और गुरुजी चले गए। अब जब हम वापस आए मार्केट से राउंड लगा के, तो मम्मा ने आके बब्बू भैया से पूछा। मम्मा कहते बेटा आज तो प्रसाद कम पड़ गया होगा, गुरुजी किसके लिए प्रसाद लाए थे? और गुरुजी ने रास्ते में हमें दे दिया। बब्बू भैया ने हमें कहा कि आंटी गुरुजी ने 7 ही समोसे पैक करवाए थे, 4 आप लोगों को दे दिए, 3 उन लड़कियों को दे दिए जो सीढ़ियां उतर रही थी, और प्रसाद खत्म करके ही गुरुजी रिजॉर्ट पहुंचे थे। तो गुरुजी ऑलरेडी न्यू कि 7 लोग रास्ते में मिलने वाले हैं। जबरदस्त कैलकुलेशन गुरुजी की कि गुरुजी ने सबके लिए एक एक समोसा ऑलरेडी ले रखा था। गुरुजी हमें प्रसाद दे के ब्लेस करके फिर रिजॉर्ट गए हैं। ही न्यू एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग स्टिल। अब एक बार ऐसा हुआ कि शर्मा अंकल खड़े हुए थे गुरुजी के साथ स्टेप्स के पास ही, शायद स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए थे या स्टेप्स के बिल्कुल पास ही खड़े हुए थे, वहीं कहीं खड़े थे। और 2 लोग शायद खड़े थे गुरुजी के पास, तो मतलब टोटल 4 लोग खड़े हुए थे। गुरुजी ट्राउजर्स और शर्ट में ही रहते थे, वहां गुरुजी ने कभी चोला नहीं पहना नैनीताल में, रामगढ़ में। एक अंकल आए हु वाज सपोज्ड टू बी शर्मा अंकल्स फ्रेंड, और वो आके ऐसी हो, और शर्मा जी क्या हाल चाल और कैसे हो, और फिर एकदम से कहते हैं यार आप तो कह रहे थे कि कोई गुरु आने वाले हैं, कहाँ है वो गुरु जो आने वाले थे आपके रिजॉर्ट पे? तो गुरुजी वॉज हियरिंग एवरीथिंग, गुरुजी वॉज स्टैंडिंग राइट देयर इन पेंट शर्ट। गुरुजी ने अपने शर्ट का कॉलर ऊपर किया और कहते हैं आई एम गुरु, मॉडर्न गुरु, बड़े स्टाइल से। और सब इतना हंसे, और उन अंकल की शक्ल देखने वाली थी, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंसेस, और फटाफट गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, बिकॉज नोबडी कैन एक्सपेक्ट कि गुरुजी ऐसे भी हो सकते हैं।
इतने सुंदर गुरुजी, ऊपर से पैंट शर्ट पहने हुए पूरे मॉडर्निटी में, और अच्छे, मतलब गुरुजी के कपड़े हमेशा ऐसे होते थे कि हमारे कपड़ों में फिर भी कभी सिलवटें नजर आ जाएंगी, गुरुजी के कपड़े वेल आयर्न, पूरे स्मूथ, ऐसे बिल्कुल कहीं कोई दाग नहीं, कोई निशान नहीं। तो नोबडी कुड इवन एक्सपेक्ट ना कि गुरुजी होंगे। तो गुरुजी ने इस तरह से उनको बिल्कुल ही वो कर दिया था, मतलब ही वाज सो जिंक्स कि समझ ही नहीं आ रहा था उनको कि हुआ क्या मेरे साथ। ऐसे करते हैं गुरुजी। अब जब दिल्ली के लिए वापस चलने लगे गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा कि रास्ते में बाजपुर रुकेंगे, वहां पे भी सत्संग करेंगे, संगत लगाएंगे वहां पे, और फिर आगे जाएंगे। अब गुरुजी जब रामगढ़ से चले तो गुरुजी पैंट शर्ट पहन के चले थे। गुरुजी ने रामगढ़ में एक बार भी कभी चोला धारण नहीं किया, लेकिन जैसे ही गुरुजी बाजपुर में उतरे, हम लोग हैरान हुए, गुरुजी फुल फ्लेज्ड चोले में विद दुपट्टा। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हो गया ये, गुरुजी ने कार के अंदर कैसे पूरा का पूरा अपना चोला चेंज कर लिया, समझ नहीं आया किसी को। एनीवे गुरुजी ने बाजपुर में भी गाड़ी रोकी, वहां पे भी गुरुजी आसन पे बैठे, गुरुजी ने प्रसाद बांटा अपने हाथों से। किसी एक आंटी का इंसिडेंट भी मुझे थोड़ा सा याद है कि एक आंटी आए गुरुजी के पास, गुरुजी को कहते, गुरुजी बड़ी परेशान हूँ, बच्चा नहीं है, मुझे ब्लेस कर दो। गुरुजी ने उनको कहा कि जा सस की सेवा करिया कर, ब्लेसिंग्स मिल जान किया। तो इस तरह से गुरुजी ने वहां भी संगत को ब्लेस किया, एंड देन वी केम बैक टू दिल्ली। अब दिल्ली आके हम लोग बस में थे, गुरुजी की गाड़ी थी, गुरुजी आगे निकल गए थे, और बसेस भी अपने अपने हिसाब से चल रही थी, दोनों बसेस एक साथ नहीं जा रही थी, शायद अलग रूट था या सेम रूट था, मुझे याद नहीं है बसेस का दिल्ली आके। लेकिन हम लोग रास्ते में उतर गए थे वापस आते हुए, क्योंकि हमें नोएडा के पास एक पॉइंट पड़ता था। हमने सोचा कि अगर इससे आगे जाएंगे तो फिर हमें नोएडा के लिए नेगेटिव आना पड़ेगा, तो हम लोग उस पॉइंट पे उतर गए जो नोएडा का नियरेस्ट पॉइंट था वापस आते हुए नैनीताल से। अब बाद में संगत ने उसी शाम को हमें बताया, उस शाम सत्संग भी था, तो उस शाम को संगत ने हमें बताया कि गुरुजी कितनी देर बाहर बैठ के आप लोगों की वेट करते रहे कि आएंगे आएंगे। फिर जब गुरुजी को लगा कि अब ये लोग नहीं आएंगे, रास्ते में उतर गए होंगे या क्या, तो फिर गुरुजी अंदर गए थे। तो गुरुजी इतनी वैल्यू देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं हम लोगों को कि हम भूल जाते हैं कि हम इंसान है और वो भगवान है। इतना प्यार देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं हमारे लिए, it's hard to realize that time कि he is God, he is the God himself, और हम मामूली से इंसान है जिनकी कोई औकात ही नहीं है उनके सामने, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। इतना प्यार दे दे के उन्होंने हमें एक्चुअली डिवाइन लव का मीनिंग सिखाया कि कोई कंडीशन नहीं होती डिवाइन लव में, तुम बस प्यार करते हो और बेइंतहा प्यार करते हो, और उसके लिए तुम्हें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए होता। यू एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, बस तुम देते जाते हो प्यार, और without expecting anything, without expecting any results. It has been so far the best trip, or it will be my whole life the best trip of my life, क्योंकि भगवान के साथ रहने को मिला 24/7। हमने मस्तियां भी की, सब कुछ किया गुरुजी के साथ, and we forgot for that time कि he is God. Although उनकी रिस्पेक्ट, उनकी रेवरेंस उतनी थी, बट गुरुजी हमारे लेवल तक आके हमें प्यार देते थे, तो ही यूज्ड टू कम डाउन फ्रॉम हिज लेवल हम लोगों को प्यार देने के लिए, और भगवान की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, टू शो अस हाउ गॉड लव्स यू। तो ये सब गुरुजी ने किया। गुरुजी ने अवतार इसलिए लिया था टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड। बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे दिल में भगवान को लेके कि भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, बट वो सारे के सारे गुरुजी ने निकाले। गुरुजी ने हमारी सफरिंग्स को खुद पे ले लेके हमें हैप्पी रखने की कोशिश की, और यही गुरुजी कहते थे। गुरुजी कहते थे जब तुम लोग खुश होते हो तो भगवान खुद खुश होते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि उनके इंसान खुश रहें। और ये सिर्फ उन दिनों की बात ही नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी आज भी ऐसा करते हैं। गुरुजी हमारी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट ईयर 2023 की बात है। इट वॉज अक्टूबर, 5 अक्टूबर को मेरे बड़े बेटे का, शिवम का, जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में होते हुए ही बॉर्न हुआ था, जिसको गुरुजी ने खुद ब्लेस करके दिया था। एंड व्हेन ही वाज बोर्न, गुरुजी वाज द फर्स्ट वन टू कॉल पापा, और गुरुजी ने पापा को फोन करके कहा कि सिंगला तू नाना बनना नहीं सी, तेनू नाना बनाता।
मतलब आप उन वर्ड्स की इम्पोर्टेंस देखिए संगत जी कि मुझे आई वॉज नॉट डेस्टाइन्ड टू बी अ मदर, बट गुरुजी मेड मी अ मदर. गुरुजी ब्लेस्ड मी विथ 2 किड्स. आज मेरे पास 2 बेटे हैं गुरुजी की कृपा से. ये मेहर है गुरुजी की, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं वो. मतलब हैविंग leading a childless life and having 2 kids makes a big difference in our society also. तो गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया था मेरा बड़ा बेटा. तो उसी बड़े बेटे की बात बताती हूँ. एंड ही इज 2007 बॉर्न. तो 2023 में हम लोग हमारी फैमिली जा रही थी कहीं, ऐसे ही वॉक कर रहे थे हम लोग. वी वर वॉकिंग ऑन द रोड एंड सडनली नीचे कुछ स्लिपरी आ गया रोड पे एंड ही स्लिप्ड. अब इंडिया में तो ऐसी जगह जगह चीजें होती पड़ी रहती हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारा पैर स्लिप हो जाए. वो स्लिप हुआ लेकिन वो संभल गया. एंड आई वॉज हैप्पी कि हाँ ये संभल गया, इसको कोई चोट नहीं लगी. दिस इज अक्टूबर 5th की शाम की बात 2023. उसके बाद 6 अक्टूबर का दशहरा था. दशहरे का हमने पूरा इंजॉय किया. जहां रावण की एफिजीज जलाई जा रही थी हम लोग गए. वी इंजॉयड अ लॉट. 27th को वी वर रिटर्निंग फ्रॉम पंजाब. वी वर इन पंजाब दैट टाइम. उसके बाद 7th अक्टूबर को हम लोग वापस आए पंजाब से. 8th अक्टूबर वेंट बाय. अब 8th की रात या 9th की मॉर्निंग वट एवर हम लगा लें कि 8th 9th की रात को मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए. ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी की गद्दी लगी है. बहुत सारी संगत है, बहुत ज्यादा भीड़ है. एंड मी एंड माई एल्डर सन आर स्टैंडिंग फार बिहाइंड. गुरुजी की गद्दी से बहुत दूर, हम बिल्कुल पीछे हॉल में खड़े हुए हैं और गुरुजी के रूम के आसपास कहीं खड़े हैं. एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि शिवम डज समथिंग एंड मैं उसे एकदम से थोड़ा डांटती हूँ कि शिवम ऐसे नहीं करते गुरुजी की संगत में. दिस इज अगेंस्ट संगत रूल्स. और जैसे ही मैं उसको ऐसे बोलती हूँ, गुरुजी गेट्स अप फ्रॉम हिज आसन. गुरुजी वॉक स्ट्रेट अप टू मी और मेरे पास आके और शिवम के पास आके बहुत पास आके खड़े हो जाते हैं गुरुजी. दिस इज ऑल हैपनिंग इन द ड्रीम. गुरुजी बहुत पास आके खड़े होते हैं और गुरुजी मुझसे कहते हैं, मैं दिता है, मैं सामूंगा, तेनू की चिंता है. मतलब मैंने इसको ब्लेस करके तुझे दिया है. आई विल टेक केयर ऑफ हिम, व्हाई डू यू वरी. और मैं कहती हूँ हाँ जी ठीक है गुरुजी. और ये देख के मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है. अब मुझे उस टाइम इन वर्ड्स के ना तो मीनिंग समझ आया, ना इनकी डेप्थ समझ आई, ना इनकी इम्पोर्टेंस समझ आई. लेकिन नेक्स्ट डे 9th अक्टूबर व्हेन आई वोक अप और शिवम उठा, जब वो अपने बेड से स्टेप डाउन करने की कोशिश कर रहा था तो लिटरली इसका वो पाँव नीचे जमीन पे पड़ा ही नहीं. जिस साइड इसके प्रेशर आ गया था उस दिन स्लिप हो गए. संगत जी, इफ यू रिमेम्बर 5th अक्टूबर वाज द डे व्हेन ही स्लिप्ड. वो संभल गया था लेकिन उसके एक नी पे इतनी तेज प्रेशर आ गया था कि देयर वाज सम इंटरनल डैमेज व्हिच डिड नॉट सरफेस अंटिल गुरुजी वांटेड इट टू. पहले गुरुजी आए मेरे पास. 5th अक्टूबर वाली प्रॉब्लम जो थी, 5th अक्टूबर वाली इंजरी जो थी, वो सरफेस हुई 9th अक्टूबर को जब हम वापस आ गए दिल्ली में. उसके बाद भी एक दिन निकल गया आराम से. 9th अक्टूबर इट सरफेस. क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उसको उस टाइम तक के लिए रोक के रखा हुआ था. गुरुजी मेड श्योर दैट वी वर एट आवर होम प्लेस. गुरुजी मेड श्योर कि हम कंफर्टेबिलिटी में हो. सब कुछ गुरुजी ने अश्योर किया. गुरुजी ने पहले मुझे आके रीअश्योरेंस दी कि आई हैव ब्लेस्ड हिम, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, यू डोंट नीड टू वरी. उसके बाद गुरुजी ने उस इंजरी को सरफेस होने दिया. अब 9th अक्टूबर की सुबह जब ये उठा, ही कुड नॉट पुट वन ऑफ हिज फीट डाउन क्योंकि इसकी नी में बहुत पेन हो रही थी. एंड आई वॉज शॉक टू सी दैट. मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे हो गया. मैंने कहा कल तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कैसे हो गया, कैसे हो गया. मी एंड माई हस्बैंड आर डिस्कसिंग कि क्या हो गया. ऐसे अचानक से अच्छा भला बच्चा सोया था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेन नहीं थी इसको, फिर कैसे हो गया ये सब कुछ. अब हमें उसको ऑर्थो को तो दिखाना ही था. दैट इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. जब हम शिवम को कार में लेके जा रहे थे, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग और पूरा फ्लोर वेट था. अब क्योंकि इसके नी में बहुत ज्यादा पेन थी तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल हो रही थी. ऑब्वियसली मैं इसको सपोर्ट देके ले जाने लगी
और मेरे मुंह से एकदम यही निकला कि शिवम फ्लोर वेट है, स्लिप मत हो जाना। एंड देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, 5 अक्टूबर को जो ये स्लिप हुआ था इसके इसी नी पे स्ट्रेन आया था, तो प्रोबेबली ये वही इंजरी है। अदरवाइज हमें एक्सप्लेनेशन भी याद ना आती उस इंजरी की, क्योंकि कोई रीजन हो ही नहीं सकता था उस इंजरी का। दैट टाइम वी रियलाइज कि ओहो, ये शायद उसी स्लिपिंग की वजह से ये कुछ इंटरनल इंजरी हो गई थी, जो वर्स होते होते इट हैज सरफेस्ड नाउ। लेकिन संगत जी, अगेन, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं थी, गुरुजी ने उसको सरफेस नहीं होने दिया। व्हेन गुरुजी मेड श्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस, उसके बाद गुरुजी ने उसको सरफेस होने दिया। पहले गुरुजी आए मुझे बताने की कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बट आई एम हियर टू टेक केयर, यू डोंट नीड टू वरी। उसके बाद वो इंजरी सरफेस हुई। मतलब लुक एट द एब्सोल्यूट कंट्रोल दैट ही हैज ओवर एवरीथिंग। वो इंजरी काफी देर लिंगर ऑन होती रही। एक्सरे में कुछ नहीं आया। एक डॉक्टर हमें कहता था इसको रेस्ट करवाओ, दूसरा डॉक्टर कहता था इसको एक्सरसाइज करवाओ। मतलब देयर वाज सो मच कॉन्ट्रडिक्शन गोइंग ऑन कि समझ में नहीं आ रहा था कि करवाना क्या है और क्या नहीं करवाना। एंड ही वाज स्टडीइंग इन क्लास 10 दैट टाइम, और इसकी जो क्लासरूम था वो 3rd फ्लोर पे था। रोज बच्चे को स्कूल भी जाना है। इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट। एक मेड को बोला स्कूल में कि दीदी आप इसका बैग कैरी कर लिया करो 3rd फ्लोर तक, सिंस ही इज नॉट सो वेल। कभी स्कूल से कंप्लेन आ जाती थी कि मैम शिवम इतना ज्यादा लिम्प कर रहा है, व्हाई आर यू सेंडिंग हिम टू स्कूल। तो मुझे लगता था कि मैम मैं उसको घर पे भी नहीं बिठा सकती, और अगर मैं उसको मालिश वालिश करने की कोशिश करती थी तो वो और ज्यादा स्वोलन हो जाता था। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, नथिंग वाज वर्किंग। कुछ लोगों ने मुझे कहा सर्जरी करवानी पड़ेगी, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये शायद ठीक ही ना हो, ऐसे ही चले। कुछ समझ नहीं आ रहा था। विटामिन दे लिए, कैल्शियम दे ली, नथिंग वाज वर्किंग, नथिंग। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये नहीं समझ आ रहा था कि रेस्ट करवाना है या एक्सरसाइज करवानी है। बट टाइम निकलता गया, अक्टूबर पूरा निकल गया, नवंबर पूरा निकल गया, और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था ऑफकोर्स हमारी टेंशन बढ़ती जा रही थी। बट मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली भी थी कि हाँ, गुरुजी ने कहा है कि आई विल टेक केयर, तो ही विल टेक केयर, ही विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। तो वन फाइन डे गुरुजी ने, जब पता नहीं कितने कष्ट, गुरुजी ने कितनी तकलीफें उस टाइम पीरियड में काटी होंगी, अक्टूबर, नवंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। उसके बाद फाइनली जब गुरुजी ने डिसाइड किया कि नाउ दैट राइट टाइम हैज कम, उस दिन गुरुजी ने हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ भेजा। इनफैक्ट इसके नी में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी, जिसमें पानी भरना शुरू हो गया था। एंड सबने हमें फिर यही कहना शुरू कर दिया था कि अब तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, अदरवाइज दिस विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, कैंसरस भी हो सकता है, व्हाटएवर, जितने मुंह उतनी बातें। और जब हीलिंग हो ही नहीं रही थी तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था। एनीवे, वन फाइन डे गुरुजी डिसाइडेड कि अब सारी सफरिंग से इसको रिलीज करना है। तो गुरुजी ने हमें एक ऐसी फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ भेजा जिसने कुछ ही दिनों में शी मेड एवरीथिंग वर्क। उसने एक बैलेंस बनाया रेस्टिंग का और एक्सरसाइज का। उसने कुछ मशीन से भी इसको ट्रीटमेंट दिया, एंड विद इन 10 days ऑफ दैट ट्रीटमेंट ही वॉज वेरी फाइन। मतलब नॉट वेरी फाइन, मतलब मोर देन 50% ही वॉज हील्ड। और तब हमें लगा कि हाँ, everything is working out now. By January, like by New Year 2024, he was perfectly fine doing everything. कुछ देर के लिए इसको जंपिंग वगैरह से हमें दूर रखना था, but then in January he started doing every physical activity. तो ऐसे गुरुजी करते हैं, क्योंकि हर चीज गुरुजी के कंट्रोल में है और वो अपने कंट्रोल में रखते भी हैं। जरूरत हम लोगों की तरफ से नहीं होती। हम लोग गुरुजी को याद करना भूल जाते हैं, या फिर हम लोग इतना ज्यादा गुरुजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वी एक्चुअली बिकम ओवर डिपेंडेंट। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि लेट द डॉक्टर्स डू देयर ओन जॉब और मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। तो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ठीक है, जितना हमसे पॉसिबल है उतनी केयर हम कर ही रहे थे। वी वर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर वाज पॉसिबल फॉर अस, लेकिन कंट्रोल सारा गुरुजी के हाथ में था। अल्टीमेटली जहां गुरुजी ने ठीक करवाना था इसको, फाइनली गुरुजी ने उसका रास्ता भी खुद ही दिखाया और वहां लेके गए, और वहां से ये ठीक भी हुआ। बट जितनी देर उसने सफर करना था वो भी गुरुजी का ही डिसीजन था। गुरुजी पहले भी हमें वो रास्ता दिखा सकते थे, लेकिन कर्म तो हमारे
वो गुरुजी ने काटने भी है, अब कोई ना कोई बहाना लगा के तो गुरुजी काटेंगे ही उनको भी, लेकिन वो कटवाते इस तरह से हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे कटवा दिए गुरुजी ने। बहुत हल्के में कटवा देते हैं गुरुजी, शायद जो बहुत भारी भारी प्रॉब्लम्स आने वाली होती है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी मैं रिलेट करना चाहूंगी कि एक बार एक शिष्य होते हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि जब कर्म हम करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है, और जो कर्म हम करते हैं दे डिसाइड आवर फेट, और वो फेट हमारी लिखी जाती है। अब जब कर्म हमने कर लिया और हमारी फेट लिखी गई तो फिर गुरु के पास आने का क्या फायदा? वाई शुड वी एवर विजिट अ गुरु? तो उन्होंने उसको समझाने के लिए उस शिष्य को बोला कि तू जा एक बड़ी सी चादर लेके आ। तो ही ब्रॉट अ बिग चादर। तो गुरु ने कहा कि तू इसे ईंट पत्थरों से भर दे। उसने उस चादर में ईंट पत्थर डाल दिए। गुरु ने उसको कहा कि तू फर्स्ट फ्लोर पे जा और इस चादर को मेरे सर के ऊपर फेंक दे, ऊपर जाके। अब उसने कहा कि गुरुजी ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको तो बहुत बुरी तरह से चोट लग जाएगी, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कर, तू ईंट पत्थर निकाल दे इसमें से और तू इसमें फूल भर ले। उसने कहा ठीक है। उसने फूल भर लिए। गुरु ने कहा कि अब तू जाके फर्स्ट फ्लोर से इसको मेरे सर पे फेंक दे। उसने कहा हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो आपको चोट नहीं लगेगी, फ्लावर्स से तो कोई चोट नहीं लगती। तो गुरु ने कहा कि यही फर्क है गुरु के पास आने में और गुरु के पास ना आने में। जब तुम गुरु के पास नहीं आते, किसी गुरु की चरण शरण में नहीं आते, तब जो तुम्हारे कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो तुम्हें ईंट और पत्थरों की तरह हिट करते हैं एंड यू आर बाउंड टू गेट हर्ट। लेकिन जब तुम एक पूर्ण गुरु की शरण में पहुंच जाते हो तो वो उन पत्थरों को फूलों में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन यू आर नॉट बाउंड टू गेट हर्ट। वो आती है प्रॉब्लम और तुम्हें छू के निकल जाती है, लिटरली। फूल तो तुम्हें छू के निकल जाएंगे। फूल विल नॉट लीव अ मार्क ऑन योर बॉडी, दे विल नॉट हर्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो इस तरह से उन्होंने समझाया। यही हमारे गुरु महाराज करते हैं। जितना हम सरेंडर करते हैं गुरुजी के चरणों में, उतना उतना गुरुजी हमें उस परसेंटेज तक की प्रोटेक्शन देते जाते हैं। लेकिन टू सरेंडर एट गुरुजीज फीट डज नॉट मीन कि उनके सामने जिद करके बैठ जाए हम कि गुरुजी हमें ये चाहिए ही चाहिए, गुरुजी आप तो दे ही नहीं रहे, अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपको कैसे मानूंगा या मानूंगी। ये कोई सरेंडर थोड़ी हुआ, ये तो कंडीशंस हो गई गुरुजी के सामने, ये तो जिद हो गई गुरुजी के सामने। हमें जिद नहीं करनी गुरुजी के सामने। हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारी विशेष के आगे सरेंडर करते हैं। वी वॉन्ट हिम टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ आर विशेस। हम सोचते हैं कि कंडीशंस हमारी हो, विशेस हमारी हो, अगर फुलफिल हो गई तो हम गुरुजी को मान लेंगे, अगर फुलफिल नहीं होती तो हम गुरुजी को क्यों माने। बट दिस इज नॉट द केस। भगवान के साथ जुड़ेंगे तो हमें रियलाइज होगा, गुरुजी के साथ जुड़ेंगे तो हमें रियलाइज होगी उनकी कितनी सपोर्ट होती है उनकी। जैसे एक गूंगा गुड़ खा ले तो वो बता नहीं सकता कि उसको उसका टेस्ट कैसा लगा, लेकिन वो छलांगे मार के, वो खुश होके, वो डांस करके हमें बता सकता है कि इट वाज वेरी टेस्टी। तो ऐसे ही हम लोग जब गुरुजी की चरण शरण में आते हैं, उनको उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि जो गुरुजी इमोशनल, मॉरल, फिजिकल, हर टाइप से जो तुम्हें सपोर्ट देते हैं, वो कैसे तुम एक्सप्रेस करोगे वर्ड्स में। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। तो एक बार गुरुजी से जुड़ के ही समझ आता है कि कितनी उनकी सपोर्ट है लाइफ में, कितनी। मे भी हमारी विशेष पूरी ना हो क्योंकि हम गलत चीज के लिए विश कर रहे हैं। क्या पता जो हम विश मांग रहे हैं गुरुजी से वो सही है या गलत है। अगर सही होती है तो गुरुजी फुलफिल भी करते हैं, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब इस कॉन्टेक्स्ट में गुरुजी एक हमें स्टोरी भी सुनाया करते थे। स्टोरी नहीं, एक रियलिटी थी। गुरुजी कहते थे कि एक बार एक बंदा मेरे पास आता था और वो मुझे कहता था कि गुरुजी घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप मेरी प्रमोशन करवा दो। गुरुजी ने कहा थोड़ी देर वेट कर, सब कुछ हो जाएगा। फिर देन ही केम अगेन, गुरुजी नहीं मुझे तो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरी, तो आप समझ नहीं रहे हो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं घर पे, बहुत दिक्कत हो रही है एक्सपेंसेस में और बहुत प्रॉब्लम है, आप मेरी प्रमोशन करवा दो और मेरी सैलरी इंक्रीज करवा दो, ये तो बहुत जरूरी है। गुरुजी ने कहा तू ठहर जा, थोड़ा सा सब्र रख, सब कुछ हो जाएगा। बट ही डिड नॉट एग्री। एक दिन उसने गुरुजी के सामने जिद कर ली, गुरुजी आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रमोशन नहीं दिलवाओगे। तो गुरुजी सेड कि ठीक है ले ले फिर प्रमोशन। एंड संगत जी ये स्टोरी, ये हैपनिंग गुरुजी खुद हमें अपने मुखारबिंद से सुनाया करते थे रैली में। कभी कभी गुरुजी प्रवचन देते थे तो गुरुजी उस टाइम पे ये स्टोरी सुनाया करते थे। गुरुजी ने कहा कि दिस इज अ ट्रू स्टोरी।
गुरुजी ने कहा कि ठीक है मैं उन्हें प्रमोट करवाता, लेकिन जिस दिन वो प्रमोशन लेने के लिए अपनी न्यू सीट ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, बहुत खुश था वो, बहुत खुश था। जिस दिन वो अपनी न्यू डेजिग्नेशन ज्वाइन करने जा रहा था, उस दिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। गुरुजी कहते मुझे दिख रहा था उसका काल आ रहा था। गुरुजी कहते मैं पहले उसका काल डालता, उसकी लाइफ एक्सटेंड करता। ये सारी चीजें तो बाद की बातें हैं ना, अगर लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ नहीं है तो कुछ नहीं है। गुरुजी हमेशा एक चीज कहा करते थे कि सबसे पहले लाइफ है, फिर तुम्हारी हेल्थ है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें। अगर लाइफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हेल्थ नहीं है, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं पर हेल्थ ही नहीं है, तो तुम क्या एंजॉय करोगे उन सुख सुविधाओं को? उस पैसे का भी क्या फायदा, उस धन दौलत का, उस माया का फायदा ही क्या अगर तुम इंजॉय नहीं कर सकते? मतलब तुम अच्छे खासे रूम में सो रहे हो, एयर कंडीशन रूम है, अच्छी मैट्रेसेस बिछी हुई हैं, एक तुम्हारा अच्छा सा बेड है, बट अगर तुम्हारी बॉडी में कहीं भी पेन है, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप। तो जितनी मर्जी एक्सटर्नल कंफर्ट्स ले लो, फर्स्टली तुम्हारी बॉडी फिट होनी चाहिए टू एंजॉय एनी कंफर्ट। अगर तुम फिट हो ना, तो तुम्हें गर्मी में भी नींद आ जाएगी, तुम्हें नीचे जमीन पे भी नींद आ जाएगी, बट यू हैव टू बी फिट फॉर दैट। अगर तुम थके हो और तुम्हारी बॉडी को नींद की रिक्वायरमेंट है, यू विल बी एबल टू स्लीप एनीवेयर। बट इफ योर बॉडी इज नॉट फिट, तो तुम जितने मर्जी कंफर्ट्स लगा लो, कुछ मर्जी जुगाड़ कर लो, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो सबसे पहले लाइफ, उसके बाद तुम्हारी हेल्थ, और उसके बाद बाकी सारी चीजें। और गुरुजी इसी सीक्वेंस में गुरुजी कहते थे कि मेरी एनर्जी वर्क करती है। मैं पहले देखता हूँ कि तुम्हारी लाइफ शॉर्ट ना हो, लाइफ को एक्सटेंड करता हूँ, फिर तुम्हारी हेल्थ को ठीक रखता हूँ, और उसके बाद बाकी सारी कंफर्ट्स तुम्हें देता हूँ। गुरुजी तो खुद ही कहते थे कि मैं तुम्हें हर वो कंफर्ट देता हूँ जिसके होते मुझे पता है कि तुम्हारे पास भगवान के लिए टाइम निकल आएगा। गुरुजी कहते थे गरीब को रोटी अर्न करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो भगवान के लिए कैसे टाइम निकालेगा? तो गुरुजी कहते थे आई माई सेल्फ मेक श्योर कि हाँ, तुम्हें हर वो चीज जरूरत की तुम्हारे पास हो कि तुम भगवान से जुड़ने के लिए भी टाइम निकाल सको। तो अगर गुरुजी हमारे बारे में इतना सोच सकते हैं, साथ साथ गुरुजी ये भी कहते थे कि मैं अपनी संगत के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आज गुरुजी की संगत, उस टाइम तो फिर भी लिमिटेड होती थी, आज तो गुरुजी की संगत लाखों करोड़ों में है। गुरुजी हर उस इंसान के लिए कर रहे हैं जो गुरुजी की संगत है। गुरुजी इग्नोर्स नोबडी। गुरुजी ने हमें खुद कहा था कि तुम आओगे, माथा टेकोगे, तुम्हें गुरु पसंद आ गया तो तुम वापस मुड़ के आओगे, नहीं पसंद आया तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। कहते तुम तो आके माथा टेक के एक बार भूल भी जाओगे गुरु को, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारी हमेशा पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि भगवान शिव शरणागत वत्सल है, वो पतित पावन है। जिसने एक बार उनकी शरण ले ली, जिसने एक बार उनसे हेल्प मांग ली, वो उसको कभी नहीं छोड़ते। शरणागत वत्सल का मतलब ही यही होता है कि जो एक बार उनकी शरण में आ गया, वो उसको कभी नहीं छोड़ते, वो उसका हमेशा कल्याण करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम फिर भी भूल सकते हो मेरे पास आना, लेकिन जो एक बार मुझे माथा टेक गया, मैं उसको कभी नहीं भूलता। तो आज गुरुजी की संगत कितनी होगी जिनका गुरुजी ख्याल रख रहे हैं, जिन्होंने एटलीस्ट एक बार माथा टेका है गुरुजी को। तो हम सब संगत भी मिलके कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं गुरुजी के लिए। कोई पाठ, कोई जाप, कोई कुछ भी हम करें गुरुजी के लिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने बिजी शेड्यूल में से। और गुरुजी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि तुम्हें यहाँ बैठ के समाधि लगा के मेरा ध्यान करना है। गुरुजी कहते थे चलते फिरते, काम करते, इवन वॉशरूम में तुम पाठ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र जाप कर लो तुम वॉशरूम में बैठे हुए। तो संगत जी, बस यही रिक्वेस्ट है कि जब गुरुजी हम लाखों करोड़ों की संगत का ख्याल रखते हैं, हर एक का मैक्सिमम हमें सुख देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं गुरुजी, तो हमें भी गुरुजी का ध्यान रखना है, हमें भी अपने गुरु की हेल्थ के लिए प्रे करना है। गुरुजी फिर एक और चीज मम्मा को कहा करते थे कि जदों इंजन ठीक होगा ताही डब्बे खिंचे जाएंगे। तो गुरुजी इज द इंजन एंड वी आर ऑल द कंपार्टमेंट्स ऑफ दिस, वी आर ऑल द बोगीज ऑफ दिस ट्रेन। तो हम लोग तभी ट्रैक पे रह सकेंगे और तभी हमारी स्पीड बनेगी जब इंजन हमारा ठीक होगा। तो लेट अस ऑल प्रे फॉर गुरुजी ऑल्सो, इट विल बी अल्टीमेटली बेनिफिशियल टू अस ओनली। इसमें भी हमारा अपना ही डिजायर है, इसमें भी हमारी अपनी ही सेल्फिशनेस है, बट स्टिल यू नो वी हैव टू प्रे फॉर गुरुजी समटाइम। 24 घंटे में कुछ टाइम निकाल के हम गुरुजी के लिए प्रेयर करें।
यही अरदास है सबसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच।